ट्वेल्थ फिजिक्स 4 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। 4 अंक के 4 प्रश्न आते हैं, कुल मिला के 16 अंक के होते हैं। सभी प्रश्नों में अथवा वाला प्रश्न रहता है, मतलब कुल 8 प्रश्न आते हैं, उनमें से 4 करना होता है। तो चलिए, जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं इनको आप देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा और यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न है पहला, गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध करिए। तो देखिए, गॉस प्रमेय का कथन क्या है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। और यहाँ पर इसका सूत्र होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से इसको लिखना है। और कभी कभी 2 नंबर में ही कथन पूछ देता है। तो जब आप बड़े प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको ये भी समझना है कि ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो ऐसी तैयारी करें कि जिसमें भी आए वो आपसे बन जाए। अब हमको गॉस प्रमेय का निगमन करना है, तो इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। यहाँ प्लस क्यू लिख लेंगे, यहाँ डी एस का वेक्टर है, ई का वेक्टर है, पी बिंदु है, ये आर है। और जैसा चित्र बना है वैसे ही हमको शब्द बनाना है। माना निर्वात में बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके चारों ओर आर त्रिज्या वाले गोलीय गासी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये जो है ये गोलीय गासी पृष्ठ है, जिसके अल्प पृष्ठ डी एस में, ये देखिए अल्प पृष्ठ ये जो बना है ये डी एस है। इसमें पी बिंदु है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर है। तो जिस दिशा में त्रिज्या है उसी दिशा में बाहर की ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब यहाँ पर पहले हम निकालेंगे पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये याद करने वाली चीज है। चित्र कर लेंगे और इस सूत्र को याद कर लेंगे, बाकी शब्द तो अपने से बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ओपी के अनुदिश, मतलब ओ से पी की ओर है इसकी दिशा। अब हम निकालेंगे अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अल्प पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होता है डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है। लेकिन आप चित्र में देख रहे होंगे कि जो ई है और जो डी एस है वो एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर जो कोण का मान होगा 0 होगा, इसलिए कॉस 0 लिखे हैं। अब कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हम ई डी एस लिख दिए हैं। 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो जब संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो ये डी फाई ई का फाई ई हो जाएगा। ई को ई ही लिख दिए हैं और डी एस में ये समाकलन लगा दिए हैं। अब ई का मान जो होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो ऊपर आया था वो लिख देंगे और ये समाकलन डी एस है। इसके बाद जो ये समाकलन डी एस होता है ये गोले के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ के। और इसका सूत्र होता है 4πr²। तो ये 4πr² यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से जो कटने लायक चीजें होंगी 4 पाई काट देंगे, आर स्क्वायर आर काट देंगे, तो हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचता है। और यही हमको सिद्ध करना था। अब चलिए इसी चैप्टर से दूसरा प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करिए। अथवा सिद्ध करिए कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसके लिए हम इस तरह का एक चित्र बना लेंगे। ये चित्र आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये एक तार हो गई, इसमें ये प्लस प्लस हर जगह बना देना है, दोनों तरफ बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लैम्डा है जो आवेश घनत्व है, ये यहाँ पर इसके त्रिज्या कहला गई। और इसी दिशा में इसका पृष्ठ का डी एस है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के लंबवत होती है। यहाँ भी एक छोटा टुकड़ा माने हैं, ये भी डी एस है, इसका ये एस टू का डी एस है। और यहाँ पर ये मैं ऐसा लिख देता हूँ एस टू, और यहाँ पर इधर का जो टुकड़ा है ये डी एस थ्री का है तो 3 है, और यहाँ पर डी एस वन कर देते हैं। इसकी जो लंबाई है वो क्या है, एल है। इस तरह से हमको चित्र बना लेना है, एक बेलनाकार चित्र, और उसके बीच में दोनों केंद्रों को मिला देना है। अब इसके चित्र के बारे में हमको लिखना है। माना अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधी तार है, ये तो प्रश्न से ही मिल जाएगा, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत होगा। माना इससे आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आर को त्रिज्या मानकर
और यल को लंबाई मानकर बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं। तो जो आपको ये बेलन दिख रहा है, ये बेलनाकार गॉसी पृष्ठ है। दोनों वृत्तीय पृष्ठ बल रेखाओं के समांतर है और वक्र पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत है। तो यहाँ पर ये जो नीचे का है ये वृत्ताकार पृष्ठ है, तो ये क्या हो गया, ये समांतर हो गया चुंबकीय क्षेत्र के, और जो वक्र पृष्ठ है उसके लंबवत हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर हम 3 अल्प पृष्ठ माने हैं। एक बार आप देखिए, ये वाला जो है ये DS1 है, ये वाला जो है ये DS2 है, और ये वाला DS3 है। 3 अल्प पृष्ठ हैं। इनका कोण देख लेते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र में DS2 में 90 है, DS3 में जो है 90 है, और इसमें 0 डिग्री है। तो तीनों हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, तो डी फाई ई है EDS1 cos 0 डिग्री, फिर EDS2 cos 90 डिग्री, EDS3 cos 90 डिग्री। तो यहाँ E और DS के बीच में कोण 90-90 बन रहा था, इसमें एक ही दिशा में था तो 0 बन रहा था। अब cos 90 का मान जो होता है शून्य होता है, तो ये वाला पद शून्य हो जाएगा, ये वाला पद शून्य हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो हमारे पास डी फाई इक्वल टू EDS1 बच गया। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ये बड़े क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आपको कॉपी में लगा लगा कर ही देखना है, तब अच्छे से बनेगा। एक बार समझिए फिर उनको लिख करके देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो डी हट जाएगा, तो ये फाई ई बचेगा, यहाँ ई बचेगा, यहाँ समाकलन लगा दिए हैं, और ये क्या हो गया DS1। तो ये फाई ई हो गया, यहाँ पर भी ई लिखेंगे, और समाकलन DS माने बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ये DS1 कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πRL है। यहाँ पर हम ऊंचाई को L मान लिए हैं, तो यहाँ पर 2πRL लिख दिए। अब हम निकालेंगे गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय का जो सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई ई का मान यहाँ निकाल चुके हैं, ई इंटू 2πRL, तो उसका मान हम यहाँ पर रख देंगे। और इस तरह से हमको ई निकालना है, तो बाकी चीज़ों का पक्षांतर कर देंगे, माने 2πRL को यहाँ पर गुणे में था तो बटे में चला जाएगा। लेकिन Q बटे L का मान जो होता है वो लेमडा होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तो Q बटे L हटा करके उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, लेमडा। तो यहाँ पर जो E का संबंध है R से, E समानुपाती E अनुपाती 1/R हो गया, तो बटे में है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इस तरह से इसे हमको हल करके देखना है। और ये सभी संभावित प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना है। तो यदि आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हो तो पहले इनको करिए, इसके बाद जो है चैप्टर वाइज भी मैंने वीडियो डाला है, उनको देख लीजिए, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप 100% स्कोर करना चाहते हैं तो आप चैप्टर वाइज वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का हमको एक चित्र बना लेना है। ये चित्र आप देख लीजिए, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्यू नॉट आवेश है, यहाँ बल का है, यहाँ पर पी बिंदु है जिसकी दूरी आर है, यहाँ से ए बिंदु तक ये एक्स दूरी है, और इसका विस्थापन हम क्या कितना करते हैं, डी एक्स करते हैं। तो चलिए जो चित्र बना है उसके हिसाब से इसकी भाषा बनाना है। माना निर्वात में किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ये देख लीजिए, चित्र को देख के भाषा लिखना है। इसके विद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो यहाँ पर आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। अब x दूरी पर ए बिंदु है, ये x दूरी है, इस यहाँ पर ए बिंदु है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, तो ये परीक्षण आवेश है। इस पर लगने वाला वैद्युत बल, तो वैद्युत बल का सूत्र आप जानते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R² होता है। तो सूत्र वही लगा है, F बराबर 1/4πε0। अब यहाँ Q1 का रोल जो है प्लस क्यू करता है और Q2 का रोल क्यू नॉट करता है, इनके बीच की दूरी x है, तो R न लिख करके x लिख दिए हैं। इस तरह से हम बल निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध डी एक्स दूरी तक लाने में किया गया हमको कार्य निकालना है। तो यहाँ पर यही है कि यही हमारे पास जो आवेश है क्यू नॉट, इसको हम डी एक्स दूरी तक इधर विस्थापित कर रहे हैं, तो किया गया कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर बल उधर की ओर लग रहा है, विस्थापन उसके विपरीत हो रहा है, इसलिए हम इसको माइनस में लिखे हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया माइनस एफ डी एक्स। तो यहाँ एफ का मान हम जो है इसमें रख देंगे, एफ का मान रखेंगे तो यहाँ पर ये डी डब्ल्यू ही रहेगा। ये डी डब्ल्यू बराबर, ये डी डब्ल्यू की जगह डी डब्ल्यू, एफ की जगह पर एफ का मान जो ऊपर से आया है, और ये डी एक्स है, इसका मान रख देंगे। अब हमको पूरा
कार्य निकालना है। माने परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए डी डब्ल्यू को हम डब्ल्यू लिख देंगे, ये माइनस है तो माइनस, केवल यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाना है। और समाकलन का चिन्ह कहाँ से कहाँ तक हम जोड़ करना चाहते हैं, समाकलन का मतलब जोड़ होता है, तो अनंत से कहाँ तक, आर दूरी तक। बाकी ये सारी चीज़ें इसी तरह से उतार दी हैं, यहाँ कोई अंतर नहीं है। इसके बाद अगले स्टेप में हम देखेंगे कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट है, इसको तो हम बाहर कर दिए हैं, पर यहाँ पर जो ये समाकलन होगा इसका 1/x² का, तो 1/x² का जो समाकलन है ये हो जाएगा -1/x, और इसकी लिमिट इन्फिनिटी से आर कोष्टक के बाहर इस तरह से लिख देंगे। अब अगले स्टेप में आप देखिए कि यहाँ पर हम इसका लिमिट रखेंगे, तो ये पूरा का पूरा ऊपर का उतार दिए हैं, x की जगह पर r लिखना है, तो ये -r है, -1/r हो गया। और यहाँ पर बीच में माइनस माइनस प्लस होता है, लोअर लिमिट रखते हैं, तो x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे। अब 1/अनंत का मान 0 होता है, तो हमारे पास बचेगा -1/r। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो नीचे नहीं लिखे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपॉन में हो गया r। तो ये हमको कार्य निकल आए, लेकिन हमको निकालना है विभव। तो विभव के लिए होता है ये v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ w का जो मान आया है ऊपर ये वाला, ये मान यहाँ पर रख देंगे, और बट्टे में क्यू नॉट है, क्यू नॉट कैंसिल कर देंगे, तो ये v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, इस तरह से इसका मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट, इसको देखते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर एवं धारा से संबंध स्थापित करिए। तो सबसे पहले हमको इस तरह का चित्र बना लेना है। ये सेल का विद्युत वाहक बल है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, और ये बाह्य प्रतिरोध है। इसमें जो बहने वाली धारा है वो यहाँ पर आई है, इस तरह से। और इनका जो विभवांतर है इस पूरे परिपथ का सेल के, तो ये क्या है, v है। इस तरह से हमको चित्र बना करके और फिर चित्र के बारे में लिखना है। माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, जिसके सिरों का विभवांतर V है। तो चित्र को देख करके हमको इसका शब्द बनाना है। इसके बाद देखिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E है, तो यहाँ E लिखेंगे। परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है R प्लस आर हो जाएगा, तो यहाँ R प्लस आर हो गया, माने बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ देंगे। अब यहाँ परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का जो सूत्र होता है, यहाँ पर हिंदी से भी लिख देंगे, ये हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, और बटे में होगा यहाँ पर कुल प्रतिरोध। इस तरह से यहाँ पर इसका सूत्र बना लेंगे। अब इसमें धारा को हम I लिखते हैं, कुल विद्युत वाहक बल E है, और कुल प्रतिरोध R प्लस आर है, तो इसको लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसका हम पक्षांतर करेंगे तो I के साथ गुणा हो जाएगा। तो I और कैपिटल R प्लस I और स्मॉल r, I का दोनों के साथ गुणा होगा, E हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं ओम के नियम से v इक्वल टू आई आर होता है, कैपिटल आर वाला, तो इसकी जगह पर हम v लिख देंगे और बाकी सारी चीज़ों को उसी तरह से उतार देंगे। अब ये जो आई आर आया है इसका पक्षांतर कर देंगे इधर, तो v इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यही है जो विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच का संबंध है। अब इसका अगला प्रश्न देखिए, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें हमारे पास एक चित्र रहेगा, ये चित्र है। तो यहाँ पर ये एक्स वाई तार हो गया, इसमें प्रवाहित धारा आई है, इसका अल्पांश डी एल है, ये आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। तो यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी चीज़ को हमको शब्दों में लिखना है। तो बायो सेवर्ट का नियम देखिए, माना एक्स वाई तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अल्पांश डीएल के कारण आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी का मान जो होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की डीबी का मान क्या लिखेंगे, ये आई के समानुपाती, माने प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। फिर डीबी समानुपाती डीएल है, तो अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। फिर डीबी समानुपाती साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा के समानुपाती होता है, जहाँ थीटा अल्पांश और अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण होता है। फिर ये डीबी समानुपाती 1/r² है, तो यहाँ पर अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से ये चार बिंदु हो गए, चारों को यदि हम मिलाएंगे
तो dB समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि यहाँ पर ये अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर k आ जाएगा एक नियतांक, और यहाँ k का मान जो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बाकी सारी चीज़ों को उतार देना है। तो आपको बायो सेवर्ट के नियम में इसको याद करना है, इसी को टुकड़े टुकड़े लिखना है, एक बार dBi के साथ, एक बार dl के साथ, एक बार साइन थीटा के साथ, एक बार 1/r² के साथ। तो इसको याद करेंगे तो 4 बार लिख देंगे और इन्हीं को चारों को मिला देंगे तो आपको ये अच्छे से बन जाएगा। जहाँ k क्या है, नियतांक है। एसआई पद्धति और निर्वात के लिए k का मान जो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। इधर आपको मान याद हो तो लिखिएगा, नहीं सिर्फ यहीं तक लिखिएगा जहां म्यू निर्वात की चुंबकशीलता है। अब यहाँ 8वां प्रश्न है, इसको देखते हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना करिए। तो चलिए इनके तुलना देखते हैं, और यदि 4 नंबर आएगा तो केवल 4 तुलना लिखना होगा। और आपको ये भी समझना है कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको ऐसे तैयार करो आप कि छोटे और बड़े हर तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएं। तो देखिए यहाँ ये तुलना के बिंदु हो गए, ये प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लिए हैं तुलना के बिंदु प्रबल चुंबक से। तो प्रबल चुंबक से प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय आकर्षित होते हैं, और लौह चुंबकीय अधिक आकर्षित होते हैं। फिर हम बात करते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान। तो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय का मान 1 से कम होता है, अनुचुंबकीय में 1 से अधिक होता है, और 1 से बहुत अधिक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का प्रभाव। तो परम ताप पर यह निर्भर नहीं करता है, परम ताप के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप बढ़ाने पर घटता है। इसके बाद चुंबकीय प्रवृत्ति, ये वाला पॉइंट अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये विकल्पों में भी खाली स्थान में पूछ देता है। तो जो प्रतिचुंबकीय है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और ऋणात्मक होती है, अनुचुंबकीय की अल्प और धनात्मक होती है, और जो लौह चुंबकीय है उसकी उच्च और धनात्मक होती है। यदि हम इसकी पदार्थ की अवस्था देखें तो जो प्रतिचुंबकीय है वो पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकते हैं। अनुचुंबकीय भी ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकते हैं। लेकिन जो लौह चुंबकीय होते हैं वो केवल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए जो इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न है गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो चलिए गतिक विद्युत वाहक बल देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक के आपेक्षिक गति के कारण चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये चित्र बना है, चित्र से भी आप परिभाषा बना सकते हैं कि ये कोई चालक है जो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर इसका चित्र बनाना है। ये जो क्रॉस क्रॉस है ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, तो क्रॉस लगा करके व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ये जो है एक आयताकार चालक है। इस चालक में एक एक भुजा ऐसी बनाई गई है जिसको हम इधर की ओर सरका सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, PQRS, ये चालक का नाम है। इसकी जो लंबाई है L है, इसकी जो चौड़ाई है वो X है, और इसको जिस वेग से चलाया जाता है वो V है। तो बस इसी का हमको शब्द बना देना है। कैसे लिखेंगे देखिए। माना एक आयताकार चालक PQRS है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई X है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत में रखा गया है। तो इस लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र चालक के लंबवत है, तो उस लंबवत कंडीशन में कोण का मान 0 होता है, क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल होता है तो उसका जो कोण लिया जाता है वो क्षेत्र सदिश से लिया जाता है। तो यहाँ पर ये लिख दिए, कॉस जीरो का मान तो 1 होता है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो a बराबर एल एक्स आ जाएगा। तो a की जगह पर एल एक्स और कॉस जीरो का मान 1 हो गया। इस तरह से फाई इक्वल टू बी एल एक्स हो गया। यदि क्षण पी क्यू को स्थिर वेग से भी वेग से चलाया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र होता है ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर मैं ई लिखा, ये माइनस लिखा। अब फाई का मान देख लो आप, यहाँ पर क्या है, बिल एक्स। तो फाई को हटा के उसकी जगह पर बी एल एक्स लिख देंगे। अब बी और एल को हम अलग कर लिए हैं, यहाँ पर ये डी के साथ एक्स लिख दिए हैं, तो डी एक्स अपॉन क्या हो गया, डी टी।
dx का मतलब होता है विस्थापन और dt का मतलब होता है समय अंतराल। तो विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग होता है। तो ये माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो विस्थापन का मान है जब हम इधर ले जाएंगे तो इसका मान घटेगा, विस्थापन का x का मान घटेगा। इसलिए यहाँ पर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी को हटा के ये माइनस हटाएंगे, डी एक्स अपॉन डी टी हटाएंगे, उसकी जगह पर भी लिख देंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? बी एल भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार करना है। ये प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को वी एस अपॉन वी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी आई पी अपॉन आई एस को स्थापित करिए। तो चलिए देखते हैं सिद्धांत या कार्यविधि। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका ये सिद्धांत लिखना है। तो सबसे पहले तो अनोन प्रेरण के सिद्धांत पर, और ये इसकी प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, अपचाई ट्रांसफार्मर या उच्चाई। आपको द्वितीय कुंडली देखना है, इसमें फेरों की संख्या कम हो तो अपचाई और फेरों की संख्या ज़्यादा कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा? उच्चाई। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फैराडे के द्वितीय नियम से विद्युत वाहक बल निकालेंगे द्वितीय कुंडली का। तो यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ns हो, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स डी फाई हो, तो फैराडे के द्वितीय नियम से ES बराबर माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी होता है। अब यही चीज़ हमको प्राथमिक कुंडली के लिए निकालना है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP हो, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स डी फाई हो, तो फैराडे के द्वितीय नियम से यही पूरा सूत्र लिखेंगे। केवल यस की जगह पी लिखा है, यहाँ भी यस की जगह पी लिखा है। अब यदि हम दोनों समीकरणों को भाग कर दें तो ये ES और इसमें EP, तो ES बटे EP हो गया। यदि हम भाग करेंगे तो देखिए डी फाई अपॉन डी टी दोनों में है, माइनस माइनस दोनों में ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा NS अपॉन NP। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा देते हैं, यदि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो जो विद्युत वाहक बल है वो कुंडली के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, माने ES बराबर VS और EP बराबर VP। तो जो हमारा ये सूत्र आया है, इसमें ES की जगह पर क्या लिखेंगे? VS, और EP की जगह क्या लिख देंगे? VP, और पूरा सूत्र इसी तरह से उतार देंगे तो समीकरण तीसरा हो जाएगा। अब यदि ऊर्जा का क्षय ना हो तो द्वितीय कुंडली की शक्ति बराबर क्या होता है? प्राथमिक कुंडली की शक्ति। वैसे शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। तो यही VI लिखे हैं, जब द्वितीय कुंडली का है तो नीचे SS लिख देंगे, और जब प्राथमिक कुंडली का है तो नीचे PP लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको निकालना है VS बटे VP, ये निकाले तो ये IP अपॉन IS हो गया। ये हमारा चौथा हो गया। अब तीसरा और चौथा समीकरण की हम तुलना करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP, ये लिख दिए हैं, और इसमें जो है IP अपॉन IS है उसको लिख दिए हैं। तो यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है। इस तरह से हमको इसको करना है। अब साथ में देख लीजिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, ये है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को समझाइए तथा ट्रांसफार्मर के उपयोग लिखिए। तो देखिए ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, ये चार तरह की ऊर्जा क्षय होती है। 4 नंबर में आ सकती है, 1 नंबर 2 नंबर में आए तो केवल पॉइंट पॉइंट आपको लिख देना है। तो सबसे पहले देखिए, कुंडलनों का प्रतिरोध या इसी को ताम्र ह्रास भी बोलते हैं। तो कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होता है, तो ये कुंडलनों का प्रतिरोध कहला गया। इसके कारण जो ऊर्जा क्षय होती है उसे हम कुंडलनों का प्रतिरोध कहते हैं। इसे कम करने के लिए निम्न वोल्टता की जो कुंडली होती है उसमें मोटे तारों का प्रयोग करना चाहिए। फिर दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण। तो क्रोड के खराब अभिकल्पन एवं वायु रिक्ति के कारण प्राथमिक कुंडली से बद्ध समस्त चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से नहीं बद्ध हो पाता है। तो इसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए? कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेट देते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ये चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण कम हो जाता है। इसके बाद अगला है भंवर धाराएं या लौह ह्रास क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्रोड के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, भंवर धाराएं प्रेरित हो जाती हैं और क्रोड गर्म हो जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। इसे कम करने के लिए क्रोड को कैसा बनाना चाहिए? पटलित बनाना चाहिए। इस तरह से ये भंवर धारा कहानी हो गया। फिर हमारा चौथा है शैथिल ह्रास। तो प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्रोड बार बार चुंबकित होता है और विचुंबकित होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। इसे कम करने के लिए हमें नर्म लोहे का क्रोड बनाना चाहिए।
अब देखिए इसका अगला प्रश्न जो है हमारे पास 12वां प्रश्न है। ये है प्रत्यावर्ती धारा में औसत शक्ति के लिए व्यंजक स्थापित करिए या फिर PAV बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई स्थापित करिए जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति का जो क्रम है, सबसे पहले हम वोल्टेज निकालते हैं, फिर धारा निकालते हैं, फिर शक्ति निकालते हैं, फिर औसत शक्ति निकालते हैं। तो देखिए किसी परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण होता है V बराबर V0 sin ओमेगा टी। इसके बाद परिपथ में प्रवाहित धारा जो होती है I बराबर I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई होती है। तो ये आई का हो गया, जहाँ फाई क्या है, वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर है। अब हमको तात्क्षणिक शक्ति निकालना है, तो पी बराबर क्या हो गया, वी आई। अब यहाँ पर जो है वी और आई का मान रख देंगे। तो यहाँ पर वी का मान क्या है, वी जीरो साइन ओमेगा टी, और आई का मान क्या है, आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये दोनों मान रख दिए हैं। दो का हम भाग भी किए हैं, दो का हम यहाँ पर गुणा भी किए हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, ये लगाएंगे इस कोष्टक के अंदर, ये सूत्र लगा देंगे जहां पर ए का मान ये कहलाएगा, बी का मान ये कहलाएगा। बाकी चीजें हम उतार दिए, तो पी लिख दिए हैं, 1/2 लिख दिए, वी नॉट आई नॉट लिख दिए, इसका मान इसके हिसाब से। तो कॉस लिखे, ए माइनस बी करेंगे, माने ओमेगा टी में से माइनस ओमेगा टी माइनस फाई घटाएंगे तो हमारे पास फाई बचेगा। इसी तरह ए प्लस बी है, तो यहाँ ओमेगा टी और ओमेगा टी जोड़ोगे तो ओमेगा टी का टू ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये मान आ जाएगा। लेकिन एक पूर्ण चक्र में जो कॉस टू ओमेगा टी का मान होता है, इसका मान शून्य होता है, तो इसका औसत मान शून्य हो गया। तो हमारे पास बचा 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। अब यहाँ पर जो है 1/2, इस टू को हम दो तरह से लिख सकते हैं, √2 और √2, क्योंकि गुणा करने पर वही आ जाएगा। अब भी नॉट अपॉन √2 का मतलब वी आर एम एस होता है, आई नॉट अपॉन √2 का मतलब आई आर एम एस होता है, कॉस फाई हो गया। तो इस तरह से औसत शक्ति का जो मान है वो पी ए भी इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई मान आ गया। अब यहाँ 13वां प्रश्न देखते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरक L, संधारित्र C और प्रतिरोध R जुड़ा हो, मतलब LCR परिपथ हो, तो हमें परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर तथा अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो इस तरह से आपको ये चित्र बना लेना है, जहाँ पर आपको L जोड़ना है, C जोड़ना है, R जोड़ना है। आप एक लाइन में भी जोड़ सकते हैं, चित्र आपका दूसरे तरीका का भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ फेजर आरेख भी बनाना है। तो वी एल ये हो गया ऊपर, वी सी हो गया नीचे, और यहाँ पर वी आर हो गया, वी एल माइनस वी सी, ये इसका मान हो जाएगा। यहाँ परिणामी वोल्टेज भी हो जाएगा, इनका कलांतर फाई है। इस तरह से हमको बता देना है। अब एक बार इस चित्र के बारे में लिखना है, एक बार इस चित्र के बारे में लिखना है। माना प्रेरक L, संधारित्र C एवं प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका समीकरण क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम समीकरण लिख देंगे। इसके बाद धारा से प्रेरक का वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी है, मतलब ये 90 अंश अग्रगामी हो गया। संधारित्र का 90 अंश ये पश्चगामी हो गया। और जो प्रतिरोध और वोल्टेज है, प्रतिरोध का वोल्टेज वो धारा से समान कला में है। इस तरह से यहाँ पर हमको करना है। इसके बाद हमको निकालना है परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं, सीधा सीधा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए एक कर्ण है, तो मैं लिख दिया V, और यहाँ पर इसका आधार है वी आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर। अब यहाँ पर जो इसका लंब है ये वी एल माइनस वी सी है, इस लंब को वी एल माइनस वी सी भी लिखते हैं। तो ये वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अब लिखेंगे। अब इनका मान रखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वी आर को हम लिखेंगे आई आर, वी एल को लिखेंगे आई एक्स एल, और वी सी को लिखेंगे आई एक्स सी, और एक्स एल का मान ओमेगा एल, एक्स सी का मान 1/ओमेगा सी। इस तरह से देखिए सभी मान रख देंगे। तो ये आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, वी एल का आई एक्स एल, वी सी का आई एक्स सी, ये मान रखे। इसमें से आई को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर में है, बाहर आएगा तो बिना स्क्वायर का रूट के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर ओमेगा एल 1/ओमेगा सी, माने सबसे आई हटा के बाहर कर देना है, कॉमन ले लेना है। अब यहाँ एक्सएल का मान ओमेगा एल हो गया, एक्सी का मान 1/ओमेगा सी हो गया। अब ये सारा कुछ लिख दिए हैं। इसके बाद हमको निकालना है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा में हम वी अपॉन आई कर देंगे, तो ये वी अपॉन आई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर इसका मान हो जाएगा। वी अपॉन आई को हम क्या लिख देंगे, जेड, और इस तरह से यहाँ पर ये हम पूरा सूत्र लिख देंगे, जहाँ जेड क्या है, प्रतिबाधा है। इस तरह से हमको ये निकालना है। इसके बाद हम निकालेंगे कलांतर। तो जो कलांतर होता है, यदि परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर फाई हो,
तो फेजर आरेख से। तो यहाँ पर हम टेन फाई निकालेंगे। टेन फाई का मतलब हो गया लंब बटे आधार। तो यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे जो फेजर आरेख है, ये है लंब, लंब का मान वी एल माइनस वी सी है, आधार का मान वी आर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर यही मान रख देंगे। ये देखिए लंब का मान था और ये आधार का मान। वी एल का मान आई एक्स एल है, वी सी का मान आई एक्स सी है और वी आर का मान आई आर है। सबसे आई कामन लेके यहाँ आई काट देंगे। अब एक्स एल का मान ओमेगा एल होता है, एक्स सी का मान ओमेगा वन अपॉन ओमेगा सी, आर यहाँ बचा। अब इस टेन का हम यदि पक्षांतर कर दें तो फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स, और इसको पूरा लिख देंगे ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी और अपॉन में आर, ये इसका जो है कलांतर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुनादी आवृत्ति, और इस प्रश्न में आपको ये भी समझना है यदि जितने पॉइंट दिए हों उतने ही पॉइंट आपको लिखना है, यदि ना हो तो फिर आपको वो पॉइंट नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए, यदि प्रेरण प्रतिघात एवं धारतीय प्रतिघात बराबर हो तो प्रतिबाधा न्यूनतम एवं धारा का आयाम अधिकतम होता है, इसे विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। मतलब एक्सएल बराबर एक्स सी हो, ये है प्रेरक का प्रतिघात, ये है संधारित्र का प्रतिघात, दोनों बराबर हों। एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल, एक्सी का मान होता है वन अपॉन ओमेगा सी। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि इस ओमेगा और इस ओमेगा को गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एल का पक्षांतर कर देंगे तो वन अपॉन एल सी हो जाएगा। यदि हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो वन अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाएगा, रूट लगा देंगे, एक में रूट लगाने की जरूरत नहीं है, एक का वर्गमूल एक ही होता है। अब यहाँ ओमेगा का जो मान होता है टू पाई न्यू होता है, वन अपॉन अंडर रूट एल सी है। अब यहाँ पर हमको न्यू निकालना है तो टू पाई का पक्षांतर कर देंगे तो न्यू बराबर वन अपॉन टू अंडर रूट एल सी हो गया। अब कुछ विशेष स्थितियां भी कभी कभी पूछ देता है, यदि पूछे तब आपको करना है, बाकी इसको करने की जरूरत नहीं है। यदि ओमेगा एल का मान वन अपॉन ओमेगा सी के बराबर हो, या ये भी लिख सकता है कि एक्स एल का मान एक्स सी के बराबर हो, तब ये विद्युत का अनुनाद होता है। यदि ओमेगा एल ग्रेटर देन वन अपॉन ओमेगा सी हो, माने एक्स एल का मान इससे एक्स सी से अधिक हो, तो इसमें एक्सएल है, एल माने प्रेरक होता है, तो प्रेरकी गुण की प्रधानता होगी। और यदि यहाँ पर एक्सएल का मान जो है एक्स सी से क्या हो, छोटा हो, जिसको हम ओमेगा एल लेस देन ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, तो इसमें धारिता का मान ज़्यादा है, ये बड़ा है, माने धारिती गुण की प्रधानता होगी। इस तरह से इसे हमें हल करना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। यहाँ इसको छोड़ देते हैं, मैक्सवेल का एम्पीयर लिखिए, केवल इतना प्रश्न आपको समझना है। तो देखिए विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण निर्वात में उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसके लिए हमको व्यंजक निकालना है, तो सबसे पहले आप इस तरह का एक चित्र बना लेंगे, ये संधारित्र का चित्र है। तो संधारित्र में इस तरह से हमको ये एक क्षेत्र बता देना है कि इस क्षेत्र में जो है विस्थापन धारा क्षेत्र है और ये लूप कहला गया, इसके बीच में जो है ये निर्वात है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर चित्र बनाने के बाद इस चित्र के बारे में लिखना है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल ए आवेश क्यू है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है, तो पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ जो सिग्मा का मान है ये क्यू अपॉन ए है, तो सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए लिख देंगे। अब हमको निकालना है विद्युत फ्लक्स, तो सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू ई अपॉन ए, ई इंटू ए। ई का मान जो ये वाला है इसको ले जा करके यहाँ रख देना है। इस तरह से फाई इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए हो जाएगा। यहाँ से ए कैंसिल करेंगे तो क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई ई हो गया। अब यदि आवेश का मान समय के साथ परिवर्तित हो, क्योंकि हम उसमें लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न होती है, तो हम यहाँ पर Q के आगे डी क्यू अपॉन डी टी लिख देंगे। इसी तरह एप्सिलॉन नॉट तो ये नियतांक है, ये तो नहीं बदलेगा, तो इसके साथ लिखेंगे डी फाई ई अपॉन डी टी, माने डी अपॉन डी टी दोनों तरफ लिख देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि डी क्यू अपॉन डी टी माने आवेश परिवर्तन की दर जो है वो धारा कहलाती है, तो हम इसको आई लिखेंगे। नीचे डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट माने विस्थापन धारा, और इधर का मान तो वैसे लिखा है। जहां आई डी क्या है, आई डी बराबर डी की अपॉन डी टी विस्थापन धारा है। इस तरह से हमको निकालना है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, डी फाई डी टी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो इस तरह से हमको ये सवाल करना है। इसके बाद हम यहाँ 15वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित करिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इस प्रश्न को देखिए, सरल आवर्धक अथवा सूक्ष्मदर्शी, तो अल्प फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। इसका सिद्धांत है
कि जब कोई वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो तो सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसी सिद्धांत पर सरल सूक्ष्मदर्शी का कार्य होता है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से चित्र बनाना है, 3 चित्र, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि आपको इस थोड़ा कम समझ में आए तो टॉपिक वाइज वीडियो मेरे चैनल में पड़े हैं, एलके फिजिक्स चैनल में, उस चैनल से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब प्रतिबिंब निकट दूरी पर बने तो प्रतिबिंब का रैखिक आवर्धन हमको निकालना है। ये सूत्र होता है m=v/u, ये रैखिक आवर्धन का सूत्र होता है। अगले स्टेप में देखिए m लिखे हैं, यहाँ पर v लिख दिए हैं। 1/u का मान देख लेते हैं। तो हमारे पास जो लेंस सूत्र होता है 1/f=1/v-1/u है। यदि -1/u का पक्षांतर करेंगे तो 1/u, और ये v हो जाएगा -1/f हो गया। तो यहाँ पर 1/u हटा करके उसकी जगह पर 1/v-1/f लिख देंगे। अब अगले स्टेप में इस v का गुणा इससे करेंगे तो v/v होगा, तो कट के 1 हो जाएगा। इस v का गुणा इससे करेंगे तो v/f हो जाएगा। इस तरह से m=1/1 - v/f हो गया। अब यदि प्रतिबिंब निकट दूरी पर बने तो जो v का मान है वो -d होगा। यहाँ पर आप देख लेंगे, ये प्रतिबिंब है, लेंस के इधर बन रहा है, तो इधर की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं, इसलिए v का मान क्या हो जाएगा, -d। तो यहाँ पर v की जगह पर -d रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो m बराबर 1 + d/f, ये निकट दूरी पर सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। अब हमको अनंत पर जब प्रतिबिंब बने तो आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो कोणीय आवर्धन ऐसा होता है, m बराबर प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण अपॉन में वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अब यहाँ m की जगह m लिख दिए हैं। अब यहाँ प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा, और इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा। यदि हम यहाँ पर इनको अल्प कोण मान लें तो इनके साथ हम टेन लगा देंगे तो टेन बीटा टेन अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर टेन बीटा का मान देख लेते हैं, तो जहाँ बीटा कोण बनता है उसको हम देख लेंगे। तो जो इमेज का होता है वो बीटा कोण कहलाता है। यहाँ पर ये बीटा कोण यहाँ पर आपको लिख लेना है, इसको लिख लेना अल्फा। तो यहाँ बीटा का मान h लंब हो गया, आधार कितना है f है, तो h/f। इसी तरह से अल्फा का देखेंगे तो h/ क्या है, d है। बस यही सूत्र हमको यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर टेन बीटा का मान h/f था, चित्र से देखे हैं, और टेन अल्फा का मान h/d, तो h कट जाएंगे तो d/ क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। इस तरह से ये अनंत पर बने प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता होगी। अब यहाँ पर 16वां प्रश्न है, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र स्थापित करिए। इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले तो इस तरह का हम चित्र बना लेंगे, आपको दिख रहा होगा। तो चित्र तैयार करना है। चित्र तैयार करने के बाद चित्र के बारे में लिखना है। अब यहाँ पर जो चित्र में है उसको देखते हैं। माना APB एक उत्तल पृष्ठ है, आप देख रहे होंगे, ये A है, फिर यहाँ P है, ये B है, एक उत्तल पृष्ठ है जिसमें ध्रुव क्या P है, वक्रता केंद्र C है और PC मुख्य अक्ष है। इसमें आप इनको ढूंढ सकते हैं। बाईं ओर विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, यहाँ पर ये विरल माध्यम है, रेरर मीडियम है, और दाईं ओर का अपवर्तनांक n2 है। इसके मुख्य अक्ष में एक वस्तु रखी है, ये वस्तु है O है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ये I लिखा है, यहाँ पर I पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब क्रमशः मुख्य अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्फा है, आपतित किरण है, ये बीटा है, अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तो ये मुख्य अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बना रहे हैं। आपतन कोण का मान I है और अपवर्तन कोण R है। इस तरह से यहाँ पर देख रहे होंगे I, और ये क्या हो गया, R। तो अपने शब्दों में जो चित्र में दिखाई देता है उसको लिखना है, इसको रटा नहीं जाता है। चित्र तैयार करिए, चित्र के संकेतों को समझिए, उन्हीं को आपको लिख देना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज OMC लेते हैं और इसमें बाह्य कोण, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, ये है त्रिभुज OMC। ये जो इसका बाह्य कोण है वो है I। तो जो बाह्य कोण होता है दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ इससे दूर जो कोण है वो अल्फा है और गामा है। तो जो I है वो अल्फा प्लस गामा के योग के बराबर होगा।
तो आई बराबर हो गया गामा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस गामा। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज है आई एम सी। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला त्रिभुज है आई एम सी, ये वाला। इस त्रिभुज में देखिए ये जो अंदर है ये आर है, ये बीटा है और बाहर का कोण गामा है। तो जो बाह्य कोण है इनके अंदर के ये दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। इसमें मुझे आर का मान चाहिए तो बीटा का पक्षांतर कर देंगे, तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अब स्नेल का नियम लगाएंगे, तो स्नेल का नियम ये होता है एन टू अपॉन एन वन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यदि कोण छोटे हों तो यहाँ साइन और ये साइन को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा आई आर। अब इस आर का गुणा इधर करना है, एन वन का गुणा इधर करना है, तो ये हो जाएगा एन टू आर और एन वन आई। अब यहाँ पर देखिए N2 को तो हम लिख दिए हैं, लेकिन ये R लिखा है और R का मान आप ऊपर देखेंगे तो क्या है, ये गामा माइनस बीटा। R की जगह गामा माइनस बीटा। फिर ये बराबर है तो बराबर लिख दिए, N1 है तो N1 लिख दिए। फिर I का मान देखते हैं तो I का मान है गामा प्लस अल्फा, तो यहाँ पर I की जगह गामा प्लस अल्फा लिख देंगे। अब यहाँ पर एक सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो हमारे पास जितने भी कोण हैं उसको चाप बटे त्रिज्या में लिख देंगे। तो इकट्ठा मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे अल्फा कोण मुझे पता करना है, इसका चाप होगा एम पी और इसकी त्रिज्या होगी ओ पी। मानिए जहाँ बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से यदि ये गामा कोण है तो गामा कोण का चाप होगा एम पी और इसकी त्रिज्या होगी पी सी। इसी तरह से ये बीटा कोण है, इसका चाप होगा एम पी और इसकी त्रिज्या होगी पी आई। तो इस तरह से जहाँ जहाँ ये कोण है हम मान रख देंगे। तो देखिए N2 की जगह N2 लिखे, गामा की जगह पी एम अपॉन पी सी, बीटा की जगह पी एम अपॉन पी आई और यहाँ N1 ही लिख दिए। फिर गामा की जगह पी एम अपॉन पी सी प्लस अल्फा की जगह पी एम अपॉन पी ओ, और इस तरह से हम इस सूत्र से इनका मान रख दिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो पीएम है ये सभी में है, ये देखिए तो ये कॉमन लेके काट देंगे, इनकी जगह एक एक आ जाएगा। तो ये N2 और ब्रैकेट में 1/PC 1/PI N1 1/PC 1/PO, इस तरह से ये मान आ जाएगा। अब यहाँ चिन्ह की परिपाटी लगाएंगे तो कौन क्या है इसके लिए हम चित्र में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यदि OP है तो इसका मान U है, इधर की दूरी करेंगे तो माइनस U हो जाएगा। जो PC है ये वक्रता त्रिज्या है तो इसका मान R है, और ये जो P से I तक है ये V है। तो इसी मान को हम अब आगे इसमें रखेंगे। तो चलिए रख के देखते हैं। PC का मान R है, PO का मान माइनस U है, PI का मान V है। यहाँ N2 की जगह N लिख दिए, ये PC लिखा है तो R लिख दिए, यहाँ PI लिखा है तो V लिख दिए, यहाँ PC लिखा है तो R लिख दिए, यहाँ PO लिखा है तो माइनस U लिख दिए। अगले स्टेप में हम N2 को अंदर गुणा कर देंगे तो इधर भी N2 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा। इसी तरह से N1 यहाँ भी गुणा करेंगे और यहाँ भी गुणा करेंगे, और माइनस और प्लस का गुणा जो है माइनस हो जाएगा। तो ये स्टेप इस तरह से आ जाएगा कोष्टक खोलने के बाद। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास N2R है तो ये N1R का पक्षांतर कर देंगे। दोनों में R वार है तो इकट्ठा लिख देंगे N2 माइनस N1 अपॉन R, और इस माइनस N2 अपॉन V का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा N2 अपॉन V, और ये भी बचा है N1 अपॉन U माइनस में, तो ये आ गया। इस तरह से ये जो समीकरण आया यही समीकरण गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र है। और यदि आप वायु के सापेक्ष निकालना चाहते हैं तो यहाँ N2 की जगह आप N लिख देंगे और N1 का मान 1 लिख देंगे, तो इस तरह से ये सूत्र आ जाएगा। बाकी यहाँ तक आप इसमें करिए। अब प्रश्न 17 देखिए, हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन या स्नेल के नियम की व्याख्या करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस तरह का चित्र बनाएंगे और चित्र की आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी ये बड़े सवाल हैं इनको आपको लिख के देखना है, तभी आपसे एग्जाम में अच्छे से बनेंगे। एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए माना ए बी आपतित तरंगाग्र है, तो ये जो ए बी है ये है आपतित तरंगाग्र और ये है तरंग। आप जानते हैं तरंग और तरंगाग्र के बीच का कोण 90 होता है, आपतित तरंगाग्र हो गया। यदि प्रकाश की चाल पहले माध्यम में v1 हो तो t समय में चली गई दूरी bc बराबर v1t होगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो v1 का मतलब चाल है, t का मतलब समय है। तो ये जो bc का मान है यहाँ से यहाँ तक
ये क्या हो जाएगा, V1T हो गया। अब देखिए दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हम V2 ले लेते हैं, तो जो अपवर्तित तरंग द्वारा चली गई दूरी होगी वो V2T होगी। तो यहाँ पर ये जो दूरी है उतने ही समय में कितना चलेगा, ये V2T चल देगा। अब क्या करेंगे, इस ए को केंद्र मान लेंगे और V2T को त्रिज्या मान करके अपवर्तित किरण पर हम चाप काट देते हैं। इस चाप को E मानते हैं, E को C से मिला देते हैं। तो ये जो बना EC ये अपवर्तित तरंगाग्र है। यही चीज लिखा है, ए को केंद्र, V2T को त्रिज्या मान का अपवर्तित किरण पर चाप काटते हैं और उसे बिंदु E मानते हैं, उसे C से मिलाते हैं। CE अपवर्तित तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। इस तरह से हमको ये चित्र तैयार कर लेना है। अब देखिए एक बार ये हम ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम है ABC। तो इसमें हमको साइन I निकालना है। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं आप, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कोण के सामने, ये I लिखा है तो इसके सामने वाला इसका क्या कहलाएगा, लंब। और यहाँ पर ये जो है ये इसका क्या कहलाया, कर्ण। माने AC हुआ इसका कर्ण, BC हुआ लंब। तो यहाँ पर देख लेते हैं, साइन I बराबर BC अपॉन AC, V1T अपॉन क्या हो गया, AC। इस तरह से त्रिभुज ABC में निकाल लिए। इसी तरह से अब नीचे वाला ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला, इस त्रिभुज का नाम AEC है, ये वाले त्रिभुज का नाम। तो इस त्रिभुज को जब हम देखेंगे AEC, तो इसमें भी हमको साइन R निकालना है। R कोण यहाँ है तो इसके सामने वाला लंब कहलाएगा, तो ये लंब कहलाया AE और कर्ण कहलाया AC। तो ये हम लिखे यहाँ पर AE अपॉन AC और इसका AE का मान V2T है और AC हो गया। समीकरण 1 और 2 का भाग करेंगे तो ये समीकरण 1 में साइन और बटे में ये साइन R, तो इधर हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। इसमें भाग करेंगे तो AC AC कट जाएगा, TT कट जाएगा, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2। इस तरह से हमको लिख देना है डायरेक्ट। अब ये जो V1 अपॉन V2 है ये अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसको हम N21 लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए N21 और ये हमारे पास आया साइन I अपॉन साइन R। ये स्नेल का नियम हो गया। अब इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है डी ब्रॉगली तरंग समीकरण लेमडा बराबर H बटे MV की व्युत्पत्ति करना है। तो सबसे पहले डी ब्रॉगली है क्या तरंग, उसको समझते हैं। तो गतिमान कण के साथ जुड़ी हुई तरंग या संलग्न तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब हमको इस संबंध को निकालना है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो फोटान की ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू, जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति एच प्लांक नियतांक। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से E बराबर mc² है। तो यहाँ पर E बराबर एच न्यू भी है, E बराबर mc² है, ये दोनों फोटान की है। तो इसमें जो फोटान का द्रव्यमान है वो m है और उसका वेग क्या है, c है। अब समीकरण 1 और 2 को हम तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर ये mc² है तो ये mc² और इसमें h न्यू है तो यहाँ पर h न्यू लिख दिए, दोनों को बराबर कर दिए। अब यहाँ आगे के स्टेप में देखिए कि जो न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा होता है, तो न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा लिखेंगे। इस सी को इस सी से काट देंगे और यहाँ पर लेमडा का जब हम पक्षांतर करेंगे एम सी को इधर कर देंगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा एच अपॉन एम सी, या एम सी को हम पी भी लिख सकते हैं क्योंकि पी का मतलब संवेग है और द्रव्यमान गुणे वेग संवेग कहलाता है। तो यहाँ एम और सी का मतलब यही है, एम माने द्रव्यमान और सी का मतलब वेग है। तो ये तो फोटान का निकल आया। लेकिन यदि गतिमान कण का द्रव्यमान m हो जाए और उसका वेग v हो जाए तो इसी सूत्र में हम लेमडा लिख देंगे, h लिख दिए हैं और c की जगह पर v लिख दिए हैं। इस तरह से जो ये समीकरण आया ये डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए है। अब देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। बोर के द्वितीय प्रतिबंध से इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक स्थापित करिए अथवा सिद्ध करिए कि बोर की कक्षा क्वांटीकृत होती है, या आ सकता है बोर की कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करिए, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये तो हेडिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या या बोर कक्षा की त्रिज्या, ऐसे भी है। तो यहाँ पर बोर के द्वितीय प्रतिबंध से हम लोग जानते हैं L बराबर NH/2 पाई। वहाँ पर हम पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अब यहाँ पर L का जो सूत्र होता है ये होता है L बराबर MVR। तो हम यही सूत्र लिखें MVR, बस
वेग कौन से कक्षा का है, त्रिज्या कौन सी कक्षा का है, इसलिए इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, एन। तो यहाँ एन एन लगा देना है, यहाँ एन एच अपॉन टू पाई तो है ही। अब मुझे यहाँ वी एन चाहिए तो मैं वी एन लिख दिया हूँ, एम और आर एन का पक्षांतर कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल मिलता है वो स्थिर विद्युत बल से मिलता है, तो अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो गया, स्थिर विद्युत बल। अब अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v के नीचे n लगा दिए हैं, r के नीचे n लगा दिए हैं और एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या अभिकेंद्र बल का सूत्र लिख दिए। यहाँ पर स्थिर विद्युत बल जो आप कूलाम के नियम से पढ़े हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ Q1 का मान भी E है, Q2 का मान भी E है, तो ये E स्क्वायर हो गया और यहाँ पर R का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से ये आर एन को इसके एक आर एन से काट देंगे, तो यहाँ क्या बचा है, एम वी स्क्वायर एन और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एन बचा। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें वी एन का मान रखेंगे, इसकी जगह पर क्या रखना है, वी एन का मान। ऊपर निकाले ना वी एन का मान, ये निकला हुआ है। तो इसमें स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर कर देंगे, तो एम लिख दिए हैं। अब यहाँ एन एच था तो एन का स्क्वायर हो गया, एच का स्क्वायर हो गया, वहाँ टू था तो चार हो गया, पाई था तो पाई स्क्वायर, एम था तो एम स्क्वायर, आर था तो आर स्क्वायर। इस तरह से हमको सभी का ये जो इसमें पद आए हैं सब क्यों स्क्वायर करके यहाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो मान है वी स्क्वायर का, तो वी का मान रख दिए हैं। इधर कुछ नहीं किया, जैसा लिखा है वैसे लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा टारगेट है आर एन को निकालना। तो इसमें देख लेते हैं जो कटने लायक चीज़ें होंगी उसको हम काट देंगे। यहाँ पर ये एम है, एक एम से ये कट गया। दूसरा देखते हैं ये आर एन है तो एक आर से ये कट जाएगा। और देख लेते हैं ये फोर पाई है तो फोर से फोर कट गया, आगे स्टेप में फोर नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पाई स्क्वायर है तो एक पाई यहाँ से भी कट गया, तो यहाँ भी हो गया। अब जो बचा वो हम लिखेंगे, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर क्या बच रहा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये लिखे हैं। यहाँ बचा पाई बचा, एम बचा, आर एन बचा, तो ये लिख दिए। और यहाँ बचा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख देंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमको निकालना है आर एन, तो इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, बाकी का पक्षांतर इधर। यहाँ से फोर कट चुका है, पाई भी कट चुका है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना रहेगा इस साइड जो बचेगा। ये ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बच रहा है ये। अब इसका तिर्यक गुणा इधर कर दिए हैं, ई स्क्वायर को इधर ले दिए हैं, तो ये आर एन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आर एन का मान है ये किस पर निर्भर होता है, कक्षा पर। तो आर एन यहाँ पर समानुपाती है कक्षा के वर्ग के, तो यहाँ पर आर एन समानुपाती हो गया एन स्क्वायर। अब यदि मैं पहली कक्षा की बात करूँ कि प्रथम कक्षा है, तो यहाँ पर एन वन का मान एक है, इस एन की जगह यदि हम एक रख देंगे, इस सभी को हल कर देंगे, तो 5.29 गुणे 10 की घात -11 मीटर यहाँ पर कक्षा आ जाएगी। अब चलिए यहाँ 20वां प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। तो ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर है। आपको ये भी समझना है कि यदि केवल नाभिकीय विखंडन आ जाए परीक्षा में तो परिभाषा और उसका हमको उदाहरण यहीं पर देखना है। इसी तरह से नाभिकीय संलयन आ जाए तो उसका परिभाषा उदाहरण इधर लिखना है। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो छोटे बड़े सारे तरह के प्रश्न के हिसाब से आ सकते हैं, इसलिए इनको इस तरह से तैयार करना है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे भी पूछे आपसे बन जाए, इस तरह का प्रश्न है। अब देखिए नाभिकीय विखंडन है क्या। इसमें एक भारी नाभिक मध्यवर्ती हल्के नाभिकों में टूटता है। इसमें हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। यह श्रृंखला अभिक्रिया है, यह श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है। ये देखिए ये उदाहरण है, इसको तो रटना पड़ेगा। ये 0 से तक है न्यूट्रॉन और 92 235 यूरेनियम है, 56 144 बेरियम है, 36 89 क्रिप्टॉन और ये 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 0 से 1 वाले इनका मान है। इसी तरह से यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मिलकर के ड्यूटीरियम बना रहे हैं और ये पूरा समीकरण है। तो ये नाभिकीय संलयन का बता रहा कि इसमें एक ये भारी नाभिक था तो दो नाभिकों में हल्के नाभिकों में टूट गया। यहाँ दो हल्के नाभिक थे तो इससे भारी नाभिक बन गया, माने इसके नाभिक में दो कण आ गए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर
इसका परमाणविक कचरा एक चुनौती होती है, माने खतरा होता है, और इसका जो परमाणु कचरा होता है ये खतरा नहीं होता, चुनौती नहीं होती है। इसे नियंत्रित करने की तकनीकी है, माने नाभिकीय विखंडन को हम नियंत्रित करके ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं, और इसे नियंत्रित करने की तकनीकी अभी तक नहीं है। इसका कच्चा माल बहुत दुर्लभ और महंगा होता है। इसका कच्चा माल प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जैसे समुद्रों में हाइड्रोजन मौजूद होती है। पदार्थ की समान मात्रा में से उत्पन्न ऊर्जा कम होती है, और पदार्थ की समान मात्रा से उत्पन्न ऊर्जा अधिक होती है। उदाहरण देखिए, एटम बम है, परमाणु रिएक्टर की ऊर्जा के स्रोत इसी पर आधारित होते हैं, नाभिकीय विखंडन पर। सूर्य, तारे, हाइड्रोजन बम ऊर्जा का स्रोत जो है ये नाभिकीय संलयन होता है। यदि 4 अंक का आए तो केवल 4 अंतर ही लिखना है। इसमें तो मैं कई अंतर बता दिया हूँ, तो बाकी अंतर को आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 21वां प्रश्न हम देख लेते हैं, और यहाँ प्रश्न है, पीएन जंक्शन या पीएन संधि डायोड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? इसमें अवक्षय परत को, विसरण धारा को, अपवाह धारा को, रोधिका विभव को समझाना है। तो देखिए पीएन जंक्शन का निर्माण कैसे किया जाता है। पीएसआई वेफर, पीएसआई वेफर का मतलब होता है पी प्रकार का अर्धचालक है, जो वेफर जैसे है। वेफर का मतलब ब्रेड जैसे है, पतला पतला पतली पट्टी जैसे है, कि एक ओर पंच संयोजी अशुद्धि की छोटी मात्रा। पंच संयोजी की छोटी मात्रा का मतलब हम एन प्रकार के अर्धचालक समझ लीजिए, उसको हम इसमें क्या कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, जिनके बीच में एक धातु का जंक्शन होता है। इस युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। इस तरह से हम पीएन संधि डायोड बनाते हैं। जब पीएन संधि डायोड बनाते हैं तो इसमें दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं? एक तो विसरण, और दूसरा क्या होता है, अपवाह होता है। अब यहाँ पर ये पीएन जंक्शन के निर्माण का एक चित्र बना देना है। इसमें हराशी क्षेत्र है, होल विसरण है, इलेक्ट्रॉन विसरण है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम अवक्षय परत समझते हैं। कभी कभी 2 नंबर में ही आ जाता है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत क्या है। तो इसकी परिभाषा देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं। विसरण समझते होंगे, जिसमें कोई कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है तो उसे हम विसरण कहते हैं। तो यहाँ पी क्षेत्र, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाएंगे, पी क्षेत्र की ओर। तो एन क्षेत्र में धनात्मक आवेश बच जाते हैं, एक परत बन जाती है। इसी प्रकार जैसे जैसे होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, तो पी क्षेत्र में ऋणात्मक आवेश की एक परत बन जाती है। इस प्रकार संधि के दोनों ओर स्थित आवेश स्थान क्षेत्र जो है ह्रासी क्षेत्र या अवक्षय परत कहलाता है। अब यहाँ पर हम दूसरा इसका देखते हैं कि विसरण धारा क्या है। तो पीएन जंक्शन के निर्माण के दौरान होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, और इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, जिससे जंक्शन पर धारा प्रवाहित होती है, जिसे विसरण धारा कहते हैं। फिर आ जाते हैं अपवाह धारा। तो संधि के एन क्षेत्र में अचल धनात्मक आयन और पी क्षेत्र में अचल ऋणात्मक आवेश या आयन के कारण विद्युत क्षेत्र विकसित होता है। इसके कारण पी क्षेत्र के होल ऑरियन क्षेत्र की ओर, ऑरियन क्षेत्र के होल पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जिसके कारण संधि पर धारा प्रवाहित होती है। इसे अपवाह धारा कहते हैं। अब अगला होता है रोधिका विभव। तो संधि के एन क्षेत्र पर अचल धनात्मक आवेश क्षेत्र और पी क्षेत्र की ओर अचल ऋणात्मक आवेश क्षेत्र के कारण संधि पर विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसकी ध्रुवता ऐसी होती है कि आवेश वाहकों के प्रवाह का विरोध करता है। इसे रोधिका विभव कहा जाता है। अब ये अंतिम प्रश्न है, इनको सबको लिख के देखना, अच्छे से समझना है। पीएन संधि डायोड में अग्रभिनत और पश्च अभिनत को समझाकर धारा प्रवाहित के अभिलाक्षणिक वक्र को समझाइए। तो चलिए देखते हैं अग्रभिनत क्या है। जब पीएन संधि डायोड पर बाह्य वोल्टता इस प्रकार आरोपित की जाती है कि पी क्षेत्र बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से और एन क्षेत्र ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हो, तो इसे अग्रभिनत कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये एक डायोड बना है। इस डायोड में ये जो धन क्षेत्र है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ गया,
और निगेटिव वाला निगेटिव से जुड़ गया। एन एन ध्रुव जो है वो एन क्षेत्र से जुड़ जाए, तो इस तरह से जो होता है ये अग्रभिनत हो गया। यहाँ पर एक अमीटर लगा है, ये मिली अमीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाना है। स्विच लगा सकते हैं यदि ज़रूरत है तो, नहीं नहीं भी लगाएंगे तो ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि लिखना क्या है। तो अग्रभिनत में यदि हम आरोपित वोल्टता में वृद्धि करते हैं तो अवरोध की ऊंचाई कम हो जाती है, अवक्षय पर्त की चौड़ाई भी कम हो जाती है। बैटरी के ऋण सिरे से यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर अवक्षय क्षेत्र को पार करके पी क्षेत्र की ओर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर अवक्षय क्षेत्र को पार करके एन क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को अल्पसंख्यक वाहक अंतःक्षेपण कहते हैं और इस क्रिया में मिली एम्पियर कोटि की धारा प्रवाहित होती है जिसे अग्रधारा कहते हैं, जो होल विसरण और इलेक्ट्रॉन विसरण धारा के योग के बराबर होती है। इसको हम I इक्वल टू लिख सकते हैं IE और प्लस IH। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की विसरण धारा और ये होल की विसरण धारा होती है। अब हम समझ लेते हैं पश्च अभिनत क्या होता है। तो जब पीएन संधि डायोड पर बाह्य वोल्टता इस प्रकार आरोपित की जाती है कि यन क्षेत्र को बैटरी के टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल से और यहाँ पर पी क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं, माने निगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ते हैं, तो इसे पश्चभिनत कहा जाता है। तो इस तरह से चित्र है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर एक अंतर आया है कि पी को हम किससे जोड़ दिए हैं, ऋण से, और यन को किससे जोड़ दिए हैं, धन से। और अग्र अभिनत में हम उल्टा, यहाँ प्लस रखते थे, यहाँ माइनस। यहाँ भी वोल्ट मीटर लगा है लेकिन यहाँ माइक्रोमीटर लगा है क्योंकि इसमें धारा कम हो जाती है। तो देखिए, पश्च अभिनत में यदि हम आरोपित वोल्टता में वृद्धि करते हैं तो अवरोध की ऊंचाई बढ़ जाएगी, अवक्षय पर्त की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। बैटरी के धन सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, संधि से दूर चले जाते हैं। इस प्रकार बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र के होल आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं, जिससे संधि पर विसरण धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु संधि के विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसी होती है कि पी क्षेत्र पर स्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और यन क्षेत्र पर स्थित अल्पसंख्यक होल अपनी यादृच्छिक गति के कारण संधि के निकट आ जाते हैं और बहुसंख्यक क्षेत्र में बहने लगते हैं, जिससे म्यू ए कोटि मानी माइक्रो एम्पियर कोटि की धारा प्रवाहित होती है, जिसे पश्च धारा कहा जाता है। अब यहाँ पर इसके डायोड के अभिलक्षण पढ़ना है, किसी डायोड का वी आई अभिलक्षण। तो पहले अग्र अभिनत में देखते हैं कि अग्र अभिनत का क्या अभिलक्षण है। अग्र वोल्टेज बढ़ाने पर अग्र धारा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है तथा अग्र वोल्टेज के एक निश्चित मान को पार करने के बाद अग्र वोल्टेज में बहुत कम वृद्धि होने पर भी अग्र धारा घातांकी रूप से बढ़ जाती है। इस अभिलाक्षणिक वोल्टेज को देहली वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कहा जाता है। वैसे तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, ज़रूरी नहीं है। कट इन वोल्टेज जो जर्मेनियम का होता है 0.2 वोल्ट और सिलिकॉन का जो होता है 0.7 वोल्ट होता है। अब यहाँ पश्च अभिनत में भी अभिलाक्षणिक वक्र देखते हैं। पश्च वोल्टेज बढ़ाने पर पश्च धारा लगभग स्थिर रहती है, जिसे प्रतीप या संतृप्त धारा कहते हैं। पश्च वोल्टेज एक निश्चित मान को पार करने के बाद पश्च वोल्टेज में बहुत कम वृद्धि होने पर भी पश्च धारा घातांकी रूप से बढ़ जाती है। इस अभिलाक्षणिक वोल्टेज को भंजन वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। तो इस तरह से हमको वर्णन करना है और लास्ट में हमको इस तरह से एक ग्राफ बना देना है। ये वाला जो है अग्रभिनत को बताता है, ये वाला पश्चाभिनत को बताता है। यहाँ अग्रभिनत वोल्टेज है और यहाँ पर पश्चाभिनत या उत्क्रम अभिनत वोल्टेज है। यहाँ पर ये जो बना है ये भंजक वोल्टता है। यहाँ पर जो है ये थ्रेशोल्ड वोल्टता है। यहाँ अग्र धारा लिखा है, यहाँ पश्चिम या उत्क्रम धारा लिखा है। इस तरह से हमको चित्र बनाना है। तो यहाँ से 4 अंक के प्रश्न खत्म होते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लें, इन्हीं की तैयारी करें। अधिकतर लगभग पूरे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास टाइम बचे तो मैंने चैप्टर वाइज भी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डाला है, आप चैप्टर वाइज भी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं।